नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, क्रांतियां केवल राजनैतिक ही नहीं होती है, अब तकनीकी की दुनिया के क्रांतिकारी परिवर्तन भी इंसान को हमेशा के लिए बदलते रहते हैं। भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास में भी पहली बार ऐसा कुछ घटित हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे प्यारे भारतवर्ष को त्योहारों का देश कहा जाता है और त्योहारी सीजन इस बात की खुशखबरी लेकर आया हुआ है कि इंडियन मिडिल क्लास इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपना रहा है। खरीदारी के ताजा ट्रेंड बताते हैं कि देश में बिकने वाले हर 100 में से 15 स्कूटर बैटरी द्वारा संचालित है। अर्थात आज देश में बिकने वाला हर 7वां स्कूटर बैटरी द्वारा संचालित दिखाई देता है। और एक अनुमान के मुताबिक आने वाले अगले 3 वर्षों में वो स्थिति आने वाली है जब बाजार में बिकने वाला हर दूसरा स्कूटर बैटरी द्वारा चालित होगा। भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आज देश में कुल 13,34,000 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उपलब्ध हैं, जबकि 27,81,00,000 से अधिक गैर इलेक्ट्रिक पारंपरिक श्रेणी के वाहन दौड़ रहे हैं। स्पष्ट है कि अभी इलेक्ट्रिक वाहनों का अनुपात तुलनात्मक रूप से काफी कम है, लेकिन भविष्य का ट्रेंड साफ है। अब आइए इलेक्ट्रिक वाहन और उनके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जान लेते हैं। ऐसे वाहन जो अपनी बैटरी या किसी बाह्य स्रोत की बिजली से चलते हैं, न जीवाश्म ईंधनों से, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं। अब आइए इसके प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिन्हें BEVs कहा जाता है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और ये सिर्फ बैटरी के चार्ज होने पर ही संचालित होते हैं। जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब हमारे क्या है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अगला है हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये एक विशेष प्रकार के हाइब्रिड वाहन होते हैं जिसमें पेट्रोल या डीजल इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बड़ी बैटरी से जोड़ा जाता है। इन्हें चार्जिंग स्टेशनों पर प्लग द्वारा चार्ज किया जाता है और ये वाहन 2 मोड में चलने में सक्षम होते हैं। पहला मोड है इसका ऑल इलेक्ट्रिक, जिसमें बैटरी और मोटर वाहन को ऊर्जा देते हैं, और दूसरा है हमारा हाइब्रिड मोड, जिसमें बिजली और पेट्रोल या डीजल इंजन दोनों काम करते हैं। ये ज्यादा कीमती होते हैं, की कीमतें बहुत ज्यादा अधिक होती है। इनके अगर उदाहरण की बात की जाए तो कार, बस, मिलिट्री व्हीकल इनके प्रमुख उदाहरण है। तीसरा होता है इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये बिजली और पेट्रोल या डीजल की मदद से चलते हैं। इनमें लगी बैटरी को किसी बाह्य स्रोत की मदद से चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें लगी बैटरी कार की ब्रेकिंग सिस्टम द्वारा रीस्टोर होती रहती है। ये व्हीकल रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली पर काम करते हैं। ब्रेक लगाने से जो ऊर्जा पैदा होती है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। अब आइए इनके फायदों की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला फायदा है, ये किसी प्रकार का इमिशन नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा फायदा इस मामले में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को है। अतः इन वाहनों को इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। दूसरा अगर फायदा देखा जाए तो चूंकि ये तेल द्वारा संचालित नहीं होते हैं, अतः इनमें वियर एंड टियर कम होता है, जिससे इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। तीसरे फायदे की अगर बात की जाए तो चार्ज करने वाली बिजली की कीमत पेट्रोल की कीमत से लगभग 25% कम होती है। पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर में प्रति किलोमीटर की लागत तकरीबन 2 से 2.5 रुपए आती है, तो वहीं ई स्कूटर में ये मात्र 30 पैसे प्रति किलोमीटर बैठती है। इस किफायती अर्थशास्त्र में एक बड़ी भूमिका केंद्र व राज्य सरकारों की है। नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम के तहत 2015 में फेम नीति हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्टर एडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का पहला चरण शुरू हुआ था। इसी फेम स्कीम का दूसरा चरण 10,000 करोड़ की सब्सिडी के साथ 2024 तक चलेगा, जिसके तहत ई स्कूटर पर प्रति किलोवाट 15,000 रुपए की सहायता कंपनी को दी जाती है। इन पर 5% मात्र GST लागू किया गया है। कई राज्यों ने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% कटौती की है। चौथे फायदे की अगर बात करें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा भाग
हाइड्रोकार्बन ईंधनों के आयात पर व्यय होता है। ईवीज के प्रयोग से ये समस्या कम हो जाएगी और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन तेल आयात के 2 लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। अब आइए इससे जुड़ी कुछ चुनौतियों को देख लेते हैं जो ई वाहन क्रांति की हत्या कर सकती है। पहला, बाजार में डिमांड तो उभर गई है मगर सप्लाई सिस्टम हमको कहीं नहीं दिखाई देता है। ई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी कदम ताल करता हुआ नजर नहीं आता है। चार्जिंग का सार्वजनिक ढांचा अधूरा पड़ा है। और दूसरा सवाल ये है साथियों कि इन वाहनों को चार्ज करने के लिए बिजली कहां से आएगी। नेशनल ग्रिड पर ऑलरेडी बहुत सारा बोझ बढ़ा हुआ है। कई राज्यों में बिजली कटौती से नागरिकों की नींदें हराम है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ई वाहनों का बेड़ा जो बिजली खाएगा वह कोयला संयंत्रों से आएगी या फिर सौर ऊर्जा व पनबिजली परियोजनाओं से। आज भी देश में बिजली उत्पादन का 75% हिस्सा या भाग कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से ही आता है और इन्हें प्रदूषणकारी ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत कहा जाता है। पेरिस समझौते के मुताबिक 2030 तक अपनी कुल जरूरत का 50% बिजली सौर, पवन, पनबिजली, बायोमास या आणविक जैसे सतत ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा से हमको पैदा करनी है, मगर अभी सिर्फ 13% मुश्किल से ही हम पैदा करने में सक्षम हैं। स्वयं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का आंकड़ा है 2032 में बिजली की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि कोयला बिजली घर के उत्पादन में 28,000 मेगावाट का इजाफा करना हमारी व्यवस्था हो। यहाँ पर भी हम फंस जाते हैं कि जिस प्रदूषण से निजात पाने के लिए हम ई वाहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। वही ढाक के 3 पात की स्थिति बनी रहेगी। अगला सवाल ये है साथियों कि तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू की गई ये मुहिम कहीं देश को लिथियम आयन बैटरी के आयात पर निर्भर ना कर दे। बैटरी ही वाहन का सबसे महंगा ऊर्जा होती है। बैटरी उत्पादन में अकेले चाइना का 56% हिस्सा है, जिससे संबंध कब खराब हो जाए कुछ अता पता नहीं। निकृष्ट पड़ोसी है अत्यंत ही हमारा ये। 92% ग्लोबल उत्पादन एशिया में और बाकी दुनिया में महज 8% ही होता है। इस मामले में हमारा भारत कहीं खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। बिना पर्याप्त स्वदेशी बैटरी के काम कैसे चलेगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया नामक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरीज के लिए आगामी दशक में तकरीबन 19.7 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी। आज के सेशन में साथियों इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।